देखो जरा, सपोज ये हमारे पास, ये हमारी अर्थ, और अर्थ से हमने कल लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट को पढ़ा था कि रॉकेट को प्रोजेक्ट करते हैं, रॉकेट का प्रोजेक्शन होगा अर्थ सरफेस से, और वो एक डिस्टेंस के बाद, एक वेलोसिटी गेन करने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, इजेक्ट करा देते हैं रॉकेट से सैटेलाइट को। इजेक्ट का मतलब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये रॉकेट, इस रॉकेट के ऊपर वाले पोर्शन में हम सैटेलाइट को सेट करते हैं रख के, और इसको प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस से, और ये जब इस अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाता है एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि जब उसकी उतनी वेलोसिटी वो ले लेता है तब हम उसको क्या करते हैं, उससे इजेक्ट करा देते हैं, और तब वो लगातार अपनी ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्यूशन करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है अबाउट दी अर्थ। तब उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। टोटल ये मैया पूरी टोटल, तो इस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, और ये लगातार एक फिक्स वेलोसिटी के साथ पहुंचने पर, जब फिक्स वेलोसिटी पे पहुंच जाता है तो इसको इससे इजेक्ट करते हैं, और उसके बाद इजेक्ट होने के बाद जो हमारा सैटेलाइट होती है उसमें सोलर पैनल लगी होती है। वो देखा होगा प्लेट ओपन होते हुए, जब लॉन्चिंग देखी होगी, और उसके बाद लगातार ये अर्थ के अबाउट चक्कर लगाता रहता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये जो जिस वेलोसिटी से चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन करता है अबाउट दी अर्थ, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। एसके वेलोसिटी की मैथमेटिकल वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आज बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट, कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो हमें उसको उसकी ऑर्बिट में चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर से, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। मान के चलते हैं ये हमारी अर्थ, और ये इसके अबाउट इसकी ऑर्बिट है। ये यहाँ पे, ये कोई हमारे पास सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ, मास me, और इसकी रेडियस कितना है, re। सपोज अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है ये, h हाइट के ऊपर, ठीक है बच्चों। re रेडियस ऑफ दी अर्थ, और सरफेस से h हाइट ऊपर क्या है, हमारी सैटेलाइट है। ये हमने ऑर्बिट को कंसीडर किया। ऑर्बिट बोलते हैं बेटा जिस वो पाथ जिसमें वो अपनी चक्कर लगाता है। जैसे आपने एटम के अंदर पढ़ा है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से अर्थ के अबाउट या प्लेनेट के, किसी प्लेनेट के अबाउट जो सैटेलाइट होते हैं, प्लेनेट के अबाउट जो चक्कर लगाते हैं उन्हें सैटेलाइट बोलते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं, फिर से समझो। हमने सन को देखा है, सन के अबाउट जो चक्कर लगाते हैं दैट इज प्लेनेट, और प्लेनेट के अबाउट जो चक्कर लगाते हैं वो हम क्या बोलते हैं, उनको सैटेलाइट। सैटेलाइट। एक क्वेश्चन मन में कई बार आ जाता है, जरा सोचो ध्यान से। हमारा ये सन, और मैंने बोला सन के अबाउट जो चक्कर लगाते हैं वो सब क्या है, प्लेनेट। तो सन से सपोज ये हमारी है क्या, अर्थ। साइज सन का बड़ा है, अर्थ का छोटा था, इस तरह से। अब ये अर्थ इसके अबाउट चक्कर लगाती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्लेनेट। अब एक बार मन में ये आ सकता है कि अर्थ के अबाउट कौन चक्कर लगाता है, मून।
ये हमारी मून। तो देखा जाए मून अर्थ के अबाउट तो चक्कर लगाता है, लेकिन देखा जाए तो मून तो सन के अबाउट भी चक्कर लगा रहा है साथ साथ। क्यों लगा रहा है चक्कर? भाई मून अर्थ के अबाउट चक्कर लगा रहा है, और अगर मून अर्थ के साथ है और अर्थ सन के अबाउट चक्कर लगाती है तो मून भी तो चक्कर लगाएगा सन का। तो क्या ये भी प्लेनेट होगा? नहीं। याद रखो, हमने शर्त ये रखी कि जो सन का चक्कर लगाएगा दैट इज द बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लेनेट। लेकिन एक चीज और है कि वो सन का ही चक्कर लगाएं, किसी और दूसरी बॉडी का ना लगाए। यहां मून प्लेनेट का चक्कर लगाता है। अगर ये खाली इसका चक्कर नहीं लगा के सीधा सीधा खुद घूमता तो फिर ये भी प्लेनेट बोला जाता और अपनी ही ऑर्बिट में रहता, है ना। पहले 9 प्लेनेट बोले जाते थे 2006 से पहले। वीनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, सब प्लूटो, नेपच्यून। प्लूटो को निकाल दिया ग्रुप से। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 2006 से पहले प्लेनेट था, लेकिन अब नहीं है। उसका रीजन ये कि वो नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करता था। मैंने बोला कि जो अपनी ऑर्बिट में रहेगा वो हमारा प्लेनेट है। सन के अबाउट तो चक्कर लगाता है प्लूटो, लेकिन साथ में वो एक शर्त को पूरा नहीं करता, और वो क्या थी कि अपनी ऑर्बिट में रहे, दूसरे की ऑर्बिट में जाके ना घुसे। तो क्या करता था? मान के चले ये सन और ये हमारा यहाँ पे प्लूटो। तो प्लूटो की और साथ में क्या है, ये सपोज ये ऑर्बिट है हमारी किसकी? नेपच्यून की। तो ये इसकी ऑर्बिट को क्रॉस करके जाता था, इस वजह से इसको प्लेनेट के ग्रुप से निकाल दिया। ठीक है, तो अब केवल कितने प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में? क्योंकि ये बोला जाता है कि बहुत सारी गैलेक्सी हैं और उन गैलेक्सी के सन भी बहुत सारे हैं। सन का मतलब क्या है? स्टार। भाई रात को देखते हो स्टार्स हैं, हम सन लेकिन बड़ा साइज दिखाई देता है, स्टार का छोटा। क्यों? क्योंकि उनकी डिस्टेंस हमसे काफी ज्यादा है। हालांकि सन की भी डिस्टेंस थोड़ी नहीं है, लेकिन सन के कंपेयर में बाकी सब स्टार्स की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये बोला जाता है कि किसी गैलेक्सी में जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन, और सन के अबाउट प्लेनेट, और प्लेनेट के अबाउट उनके सैटेलाइट, वो चाहे नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो इस तरह से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उनमें जो स्टार है उनके अबाउट कुछ प्लेनेट्स होंगे, सैटेलाइट होंगे। इस तरह से एक सिस्टम बनता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में सन है स्टार, और उसके अबाउट प्लेनेट है, और प्लेनेट के अबाउट सैटेलाइट्स हैं। हमारी जो प्लेनेट है अर्थ, जिसपे हम हैं, रहते हैं, उसका एक सैटेलाइट है नेचुरल। आर्टिफिशियल तो बहुत सारे बना चुके हम, मैंने कल भी बताया था, इनसैट 1B, इनसैट 2, सेकंड, बहुत सारे हैं। लेकिन जुपिटर के सबसे ज्यादा सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के 2 सैटेलाइट होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ एक मून दिखाई देता है रात में, वहां 2 दिखाई देते हैं। कहां पर? मार्स पर। जुपिटर पर 63 अप्रोक्स में है, 63 सैटेलाइट हैं। सबसे ज्यादा जुपिटर के होते हैं सैटेलाइट। वहां देखो कितने सारे मून रात को दिखाई देंगे। मून क्यों बोलते हैं? क्योंकि मून इसलिए बोलते हैं, सनलाइट आती है, रिफ्लेक्ट होके वापस सरफेस पे पहुंचती है, ऐसा लगता है कि जैसे ये भी कोई पोर्शन है जो चलते हुए है, इस तरह से। तो खैर, अब सब के सब बिना इंजन के चलते हैं, और उसका रीजन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कहां से होती है? किससे होती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड? बताओ कौन आंसर देगा? कल बताया था बच्चों मैंने कई सारे एग्जांपल, और ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट्स के केस में कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? बताओ, कल ये भी मैंने बोला था सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, है ना। और रोड के ऊपर कोई बॉडी, कोई व्हीकल ट्रेवल करती है, सर फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, वेरी गुड। और स्ट्रिंग से किसी बॉडी को बांध के सर टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, वेरी गुड, सारे याद हो गए तुम्हें तो, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमने अलग अलग सेंटीपिटल फोर्स पढ़ा है। तो अब जरा ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने बोला कि ये बॉडी लगातार चलती है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन चलाने के लिए जो इसे मोशन मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? किसकी वजह से बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, या बोले सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल की वजह से मिलेगी। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितना होगी? सपोज ये बॉडी हमारी, इसका मास me, ये एक और बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, दिखाई तो दे रहा है ना बोर्ड पे? यस सर। चलिए, तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी, नाउ फ्रॉम फिगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन उसके अबाउट क्या चलता है? बिटवीन प्लेनेट एंड द अर्थ, बिटवीन प्लेनेट एंड द अर्थ कितना होगा? F इक्वल्स टू G(M)(E)M अपॉन, क्या बोले, या तो यहां से लेके वहां तक की डिस्टेंस को क्या बोल दें? स्मॉल r, या ये स्मॉल r की वैल्यू कितना है बच्चों? RE प्लस H। शाबाश, ये है। अब ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये प्रोवाइड कौन करता है? सेंटीपिटल फोर्स, है ना सर। RE प्लस H होल स्क्वायर। हाँ जी, वेरी गुड, सॉरी बेटा, ये होशियार हो गए वो बच्चे अब तो, क्योंकि डिस्टेंस का होता है स्क्वायर, तो RE प्लस H का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्योंकि इन दोनों के बीच सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये वाली जो फोर्स MV, ये ही सेंटीपिटल MV स्क्वायर अपॉन R। हाँ जी, सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? उसको मैंने बोल दिया Fc, ठीक है। ये क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको बोल दिया Fg। तो Fc इक्वल टू क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर, और v नोट मैंने इसको बोला है, v नोट इसलिए क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोला जाएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो इसको v नोट से रिप्रेजेंट किया है भाई, ये लगातार ऑर्बिटल वेलोसिटी से चलता रहेगा। mv नोट स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। इस तरह से दोनों को कंपेयर करें और निकाल ली क्या है हमें फॉर्मूला? किसके लिए डिराइव करना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। तो इसके इक्वल उसमें को पुट करें, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये रखो इस वैल्यू को उसमें, क्योंकि सिंस Fc इक्वल टू Fg, तो पुट करो mv नोट स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। याद रखो इसमें RE प्लस H होता है केवल डिस्टेंस, और ग्रेविटेशनल में स्क्वायर का डिस्टेंस होता है G(M)(E)M अपॉन RE प्लस H होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल, RE प्लस H यहाँ पे M से M कैंसिल, तो क्या बचता है? केवल V नोट स्क्वायर, साथ में अंडर रूट लगा लेता हूं, और G(M)E अपॉन RE प्लस
ये हमारा ग्रेविटेशनल ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आता है GME अपॉन RE प्लस H। अब फिर से कल भी बात की थी इस बारे में कि GME हमारी क्या होती है, कल एक फॉर्मूला बताया था, सिंस स्मॉल g इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर बोला था। तो ये GME की जगह क्या आ जाएगा, देयरफॉर GME इक्वल टू GRE स्क्वायर। पुट करो तो V नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, GME की जगह GRE स्क्वायर, देख लो GME ये वाली टर्म है, GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। एक फॉर्मूला ये मिल जाता है। अब इसमें एक चीज ये याद रखो बच्चों कि अगर हमारी सैटेलाइट अर्थ सरफेस से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगी, पहले भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि RE की वैल्यू कितना होती है 6400 किलोमीटर, लेकिन अगर ये H सरफेस से ऊपर जो हाइट है ये वाली 6400 किलोमीटर के कंपेयर में बहुत कम हो, 8-10 किलोमीटर तक अगर रहे, तो उस कंडीशन में हम H को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब हमारे H की वैल्यू बहुत कम होगी, है ना। इफ H इज मोर लेस देन RE, अगर H को बहुत छोटा कंसीडर करें, ज्यादा हाइट ना हो पाए, तब क्या होगा, वी कैन नेग्लेक्ट RE। उस कंडीशन में हम H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और तब हमारा फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू रूट GRE स्क्वायर अपॉन GRE स्क्वायर खाली रहेगा RE। ये देखो RE प्लस H है, H को हमने नेग्लेक्ट किया तो लगभग 0 कंसीडर कर लोगे, तो ये कैंसिल, तो क्या आता है V नॉट इक्वल टू GRE। ये इसका डेरिवेशन आ जाए। करो इसको जल्दी से नोट, इसके बाद कुछ और कराता हूं। हम ऑब्जर्व करते हैं जब स्काई में कोई प्लेन वगैरह आता है तो उसकी आवाज आने लगती है। भाई आप आकाश में ना भी देखो तो आपको आवाज आने लगती है, और आपको लगता है कि अब स्काई में क्या है, प्लेन वगैरह आता है, कोई आ रहा है, हेलीकॉप्टर प्लेन वहां से गुजर रहा है आपके ऊपर से, तो आप देखते हो तो वास्तव में मिलता है। कई बार ज्यादा हाइट होती है या क्लाउड्स होते हैं तब वो दिखाई नहीं देता, कई बार ये बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन रात को तुमने देखा होगा, जब आप आसमान को कई बार ध्यान से देख रहे होते हो तो आकाश के अंदर आपको स्टार जैसा एक दिखाई देती है लाइट, और वो लाइट आवाज भी नहीं आ रही होती। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज है जिसकी डिस्टेंस हमारे से ज्यादा है, जिसकी साउंड हमारी अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही है ना। तो वो क्या चीज होगी जिसकी लाइट लगातार दिखाई देती है? तो कुछ सैटेलाइट होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, जिनको हम रात को देख सकते हैं, दिन में वो दिखाई नहीं देते। हालांकि दिन में कई बार देखा होगा, दिन में भी कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे कोई व्हीकल चलता है और व्हीकल से धुआं निकलते जाता है, तो कुछ गैस पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल पीछे लाइन फॉर्म में दिखाई देते हैं, खासकर वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में, है ना। ईस्ट में मॉर्निंग में जब सनराइज होता है और सनसेट के समय वेस्ट में, क्योंकि वो जो बादल होते, जो तुम्हारा धुआं होता है, उससे जब वे रेज आती हैं, 10th में पढ़ा था कि रेडिश कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना था। तो जब स्मोक पार्टिकल से वो सारी की सारी निकल के आती हैं रेज,
तो वो क्या करती हैं, वो मोस्टली कलर को स्कैटर्ड नहीं कर पाती। क्यों? स्कैटरिंग के लिए एक शर्त थी कि वेवलेंथ ऑफ द रे, वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। लेकिन स्मोक का जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जबकि होना क्या चाहिए स्कैटरिंग के लिए, शर्त क्या है, छोटा होना चाहिए। वो बड़ा होता है, जिस वजह से वो व्हाइट ही दिखाई देते हैं। तो देखा होगा तुमने, व्हाइट फॉर्म में एक लाइन दिखाई देते रहती है, तो वो सैटेलाइट होते हैं। तो अगर हमारी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी सैटेलाइट की, तो एच को इग्नोर करोगे, और एच को इग्नोर करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी अप्रोक्स में? अप्रोक्स में वी नोट की वैल्यू कितना हो सकती है वो देखेंगे जरा। इसको रब कर देते हैं। और ये होती है 7.92 समथिंग, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। कल मैंने बताया था ना कि हमारी अगर एस्केप कराना है किसी को तो 11, और अगर उसी की ऑर्बिट में रखना है तो लगभग 8, 9 तक भी थोड़ा और ऊपर जाए। तो किस तरह से, वी नोट इक्वल टू रूट जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई आर ई की वैल्यू 6400 होता है, तो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। अगर किलोमीटर में ही रहने दे तो 6400 किलोमीटर पर सेकंड में ही निकाले। इस तरह से 6400 किलोमीटर है। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 7.92 किलोमीटर स्क्वायर रूट वगैरह लेने के बाद पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या आएगी, किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको हम अप्रोक्स में कितना बोल सकते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो इतना वैल्यू लगभग होनी चाहिए किसी सैटेलाइट को चलाने के लिए, मिनिमम वैल्यू है। हालांकि इससे ज्यादा ही रखते हैं, है ना, थोड़ा ज्यादा रखते हैं। और वो इतनी, जब हम किसी रॉकेट के ऊपर उसको रख के चलाते हैं तो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको इजेक्ट करते हैं। मींस रॉकेट से उसको चलाते चलाते 8 की स्पीड, और उसी टाइम उसको इजेक्ट कर देते हैं, और वो उसके बाद सैटेलाइट लगातार अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमारी अर्थ के अबाउट बहुत सारा कचरा है। कचरा से मतलब, क्योंकि एक भारत तो है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्री हैं, अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना, काफी सारी कंट्री हैं, पाकिस्तान, बहुत सारे हैं, श्रीलंका। तो सबके सब अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, क्योंकि सबके यहाँ पे सिग्नल तो सबको चाहिए, मिलिट्री के पर्पज से भी और कई सारे पर्पज हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सैटेलाइट जरूरी नहीं सबके सब सही है, कुछ सैटेलाइट चलते चलते कई बार खराब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको हम रिपेयर करने के लिए, कई बार चले जाते भी हैं, लेकिन बहुत कम चांस है, इसलिए क्योंकि खर्चा उसमें उससे ज्यादा आ जाएगा। अगर हम यहीं से कुछ दूसरा लॉन्च कर दें तो उसमें खर्चा कम होता है कंपेयर टू वहां जाके उसे ठीक करें। हालांकि लॉन्च करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन उससे ज्यादा उसे रिपेयर करने में आएगा वहां पे जाके। भाई पहले वहां पे वो चल रहा है, उतनी स्पीड से यहाँ से एक प्लेन को भेजेंगे, प्लेन भेजने के बाद उस पर फिर पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद फिर उस पर वर्क चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के पास में है कि यहीं से 4 कदम पे पहुंचे और यहीं पे रिपेयरिंग शुरू कर दी, है ना। काफी डिस्टेंस के बाद तो यहाँ पे पहुंचना है, खर्चा काफी होने के बाद पता चले कुछ सामान की जरूरत, अब वापस कैसे पहुंचे। तो इससे अच्छा ये है कि उस पर काम करने से अच्छा किसी दूसरे को लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं रॉकेट के साथ, और वो सेट कर देते हैं। तो इस तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अब हमारा, तो तुमने हम एक टॉपिक पढ़ा है कल, एस्केप वेलोसिटी। तो देखो दोनों के बीच रिलेशन भी कर लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, GRE, या भी किया था, क्या था फॉर्मूला, देखो एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था कल, 2GME/RE। आज क्या पढ़ा है ऑर्बिटल के लिए, V नोट इक्वल टू GME/RE। अरे पढ़ा है, अगर H को इग्नोर कर दें, तुमने पढ़ा था ये RE + H,
अगर h को इग्नोर करें कम डिस्टेंस के लिए तब यही वाली बात आएगी। तो VE की वैल्यू कितना बनेगी, √2V0। भाई इस सारे की जगह क्या रख सकते हो, V0, ये सारा जो है, तो √2V0। इन दोनों के बीच ये एक रिलेशन होता है, इसे नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अब कितना टाइम वो लेता है 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, वो देखेंगे। लगभग 84 मिनट लेता है, मींस 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा। किस तरह से लेगा वो देखते हैं। भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है और ये लगभग 84.6 मिनट में। अगर इसी तरह से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी सैटेलाइट की तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है अर्थ का। कैसे लगाता है वो देखते हैं। तो रब कर दें इसे। तो देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। मान के चलते हैं टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 पीरियड बाय द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, वो उसको टाइम पीरियड बोला जाएगा। अब ये टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोला जाएगा टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट फॉर रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को T इक्वल टू कितना होता है पूरा, 2 पाई R अपॉन, देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो स्पीड कितना है V0, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कितना होगा 2 पाई RE प्लस H, अगर हम H की फॉर्म में लेते हैं। और V0 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, अंडर द रूट GME अपॉन RE प्लस H। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई GME, ये अपॉन में, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो RE प्लस H का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये किस तरह से आया वो जरा समझो। 2 पाई बाहर है, RE प्लस H यहाँ 1/2 पावर H थी, और इसकी कितनी है 2। ठीक है बच्चों, इसको मैं कल